ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्रोमांसर ऑफ द शैडोज, अध्याय 371। अगर मुझे ओलिविया द्वारा इस्तेमाल किए गए सिल्वर रून जैसा कुछ मिल जाए तो ये बहुत बढ़िया होगा, इवान ने कहा और अपने खून की एक बूंद का उपयोग करके स्टोरेज रिंग को खुद से जोड़ा। उसने स्टोरेज रिंग के अंदर देखा और पहली चीज जो उसने देखी वह काले रंग के जूते की एक जोड़ी थी जो शक्तिशाली मैना उतार चढ़ाव दे रहे थे। इवान ने जूते निकाले और उनके विवरण को देखा। वॉर्ड गेजर के जूते 1 जोड़ रैंक। ये जूते उपयोगकर्ता को बढ़ी हुई चपलता और सजगता प्रदान करते हैं, जिससे वे तेजी से दिशा बदल सकते हैं और तेजी से चलते हुए जटिल कलाबाजी कर सकते हैं। जूते पहनते समय उपयोगकर्ता स्टेप ऑफ वॉर्ड गेजर कौशल का उपयोग कर सकता है। वॉर्ड गेजर का कदम, जब पहनने वाला इस कौशल को सक्रिय करता है तो वे शून्य में कदम रखने और मात्र सेकंड में विशाल दूरी तय करने, एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर टेलीपोर्ट करने की क्षमता प्राप्त करते हैं। इस कौशल का उपयोग करके आप अधिकतम 100 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं और इस कौशल का उपयोग दिन में 2 बार किया जा सकता है। बिल्कुल सही, इवान ने मुस्कुराते हुए कहा। चेहरा, वह अभी भी सामान्य जूते पहन रहा था, इसलिए यह चीज़ उसके लिए एकदम सही थी। इसके अलावा जूते का कौशल काफ़ी अच्छा था जो उसे खतरनाक स्थिति से बचने में मदद कर सकता था। इवान ने तुरंत जूते पहने और महसूस किया कि उसकी चपलता और सजगता काफ़ी बढ़ गई है। उसने संतुष्टि में अपना सिर हिलाया और दूसरी चीज़ों को देखा। जूतों के अलावा डी से लेकर बी जोड़ रैंक तक की कुछ निम्न स्तरीय कलाकृतियाँ थीं, लेकिन उनमें से ज़्यादातर उनके निम्न रैंक के कारण उसके लिए बेकार थीं, इसलिए उसने उन कलाकृतियों को अपने शैडो अनडेड को देने का फैसला किया। उन कलाकृतियों के बाद इवान ने कुछ कागज़ देखे जिन पर अजीबोगरीब रून उकेरे गए थे। जब इवान ने उन रूनों को देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं और उसने जल्दी से उन कागज़ों को निकाल लिया। ये किस तरह के कागज़ हैं? इवान ने अलग अलग तरह के रूनों वाले लगभग 10 कागज़ निकालने के बाद बुदबुदाया। उसने सबसे ऊपर रखे एक सफ़ेद कागज़ को छुआ और उसका विवरण उसके सामने आ गया। भ्रम का आकर्षण। यह आकर्षण उपयोगकर्ता को यथार्थवादी भ्रम पैदा करने की क्षमता प्रदान करता है जो दुश्मनों को धोखा दे सकता है या उपयोगकर्ता के सच्चे इरादों को छिपा सकता है। ओह, तो ये कागज़ तथाकथित आकर्षण हैं। इवान ने आकर्षण के बारे में पढ़ा था। वह जो जानता है उसके अनुसार आकर्षण एक बार उपयोग की जाने वाली कलाकृतियां हैं जिन्हें सरनी मास्टर बनाते हैं। वे कागज़ पर विशेष रून उकेरते हैं जिन्हें लोग अपने मन का उपयोग करके सक्रिय कर सकते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो एक सामान्य आकर्षण जो आपकी चपलता को सीमित समय के लिए बढ़ाता है, उसकी कीमत लगभग 3 या 4 मिलियन क्रेडिट होती है। इवान ने अपने हाथ में 10 आकर्षणों को देखते हुए कहा। वह ये भी नहीं जानता कि भ्रम पैदा करने वाले आकर्षण की कीमत कितनी है, लेकिन उसने इसके बारे में बहुत अधिक नहीं सोचा और अन्य आकर्षणों के विवरण को भी देखा। प्रतिबिंब का आकर्षण। सक्रिय होने पर यह आकर्षण उपयोगकर्ता को हमलावर पर आने वाले किसी भी हमले को वापस करने की अनुमति देता है, जिससे उनकी अपनी शक्ति उनके खिलाफ हो जाती है। उन 10 कागज़ों में प्रतिबिंब के 2 आकर्षण थे। अदृश्यता का आकर्षण। जब आह्वान किया जाता है तो यह आकर्षण उपयोगकर्ता को पूरी तरह से अदृश्य बना देता है, जिससे उनके लिए दुश्मनों से छिपकर भागना या आश्चर्यजनक हमले करना आसान हो जाता है। अदृश्यता का एक आकर्षण था जो उसके लिए बेकार था क्योंकि उसके पास छाया चलने का कौशल था। क्वांटम विरूपण का आकर्षण। सक्रिय होने पर यह आकर्षण उपयोगकर्ता को क्वांटम वास्तविकता में कुछ समय के लिए हेरफेर करने देता है, जिससे उन्हें वस्तुओं के माध्यम से चरणबद्ध तरीके से गुजरने या कम दूरी पर टेलीपोर्ट करने की अनुमति मिलती है। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। क्वांटम विरूपण के 2 आकर्षण थे। इथेरियल शील्ड का आकर्षण। यह आकर्षण उपयोगकर्ता के चारों ओर एक शक्तिशाली पारभासी ढाल बनाता है जो आने वाले हमलों को रोकने और नुकसान के खिलाफ एक अस्थायी अवरोध प्रदान करने में सक्षम है। रक्षा के लिए एक आकर्षण था। एलिमेंटल फ्यूरी का आकर्षण। जब आह्वान किया जाता है तो यह आकर्षण उपयोगकर्ता के हथियार या मुट्ठी को तत्वों की कच्ची शक्ति से भर देता है, विनाशकारी प्रहारों के लिए उनके हमलों को एलिमेंटल ऊर्जा के साथ बढ़ाता है। एलिमेंटल फ्यूरी के 2 आकर्षण थे। सीलबंद सार का आकर्षण। यह आकर्षण लक्ष्य के मन और कौशल को बंद कर देता है, जिससे उन्हें तब तक अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोका जाता है जब तक कि आकर्षण टूट न जाए। इवान को आश्चर्य हुआ जब उसने आखिरी आकर्षण का विवरण देखा। इवान ने सोचा, यह आकर्षण एक शिकारी को पूरी तरह से बेकार बना सकता है, लेकिन वह जानता था कि अगर एक शिकारी के पास पर्याप्त शक्ति है तो वह इस तरह के आकर्षण को आसानी से तोड़ सकता है। मैं इन आकर्षणों को अपने ट्रम्प कार्ड के रूप में उपयोग कर सकता हूं, विशेष रूप से मौलिक रोष का आकर्षण जो मेरी आक्रमण शक्ति को बढ़ा सकता है, इवान ने कहा और आकर्षणों को अपने छाया भंडारण में रख दिया। आकर्षणों को दूर रखने के बाद उसने फिर से भंडारण रिंग के अंदर देखा। हमेशा की तरह उसे भंडारण रिंग में कई बेकार चीजें मिलीं। कपड़े, बेकार दस्तावेज और कई अन्य चीजें थीं। इवान ने उन्हें अनदेखा किया और अन्य चीजों को देखा।
जल्द ही उसने एक कोने में कोर का ढेर देखा और उसकी आंखें चमक उठीं। कई कोर थे और उनमें से अधिकांश ए या बी जोड़ रैंक के थे। उसने 2 A+ रैंक कोर भी पाए। इन 2 A+ रैंक कोर के साथ अब उसके पास कुल 4 A+ रैंक कोर थे। एक कोर उस भालू से आया था जिसे उसने सी रैंक पर पहुंचने के बाद जंगल में मार दिया था, और एक अलबेलू से आया था। इवान ने सभी कोर को अपने छाया भंडारण में रख दिया और बाद में उन्हें अवशोषित करने का फैसला किया। कोर को दूर रखने के बाद उसने एक बार फिर भंडारण रिंग के अंदर देखा। इस बार उसने एक कोर देखा, काले रंग का एक कर्मचारी जो एक भयावह आभा छोड़ रहा था। शापित बेन कर्मचारी, A+ रैंक, भूत के पेड़ की लकड़ी से बना एक कर्मचारी। कर्मचारी शाप आधारित जादू की शक्ति को बढ़ा सकता है, जिससे इसके साथ डाले गए शाप अधिक शक्तिशाली और दूर करने में चुनौतीपूर्ण हो जाते हैं। इस कर्मचारी के माध्यम से डाले गए शापों का प्रभाव लंबे समय तक रहता है और वे काउंटर स्पेल्स के लिए अधिक प्रतिरोधी होते हैं। कर्मचारी के पास शापित संस्थाओं या सबसे अंधेरी ऊर्जाओं से बंधे प्राणियों को बुलाने की शक्ति होती है। ये संस्थाएं वफादार संरक्षक के रूप में काम करती हैं, धारक की रक्षा करती हैं और अपने शापों के प्रभावों को तीव्र करती हैं। इवान ने कर्मचारी के विवरण को देखा और उसे ओली की ओर फेंक दिया। ये कर्मचारी उसके लिए पूरी तरह से बेकार था, लेकिन ओली के पास कई अभिशाप संबंधी कौशल हैं, इसलिए ये कर्मचारी उसके लिए एकदम सही था। कर्मचारी को देने के बाद जब इवान ने स्टोरेज रिंग के अंदर फिर से देखा तो 2 संचार क्रिस्टल के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। संचार क्रिस्टल को देखकर उसकी आंखें चमक उठीं और उसने उन्हें तुरंत निकाल लिया। इवान ने ओलिविया की स्टोरेज रिंग से 2 संचार क्रिस्टल निकाले। कौन सा डार्क गिल्ड से है? उसने ओली से पूछा, दोनों संचार क्रिस्टल दिखाते हुए। ये वाला, ओली ने एक क्रिस्टल की ओर इशारा किया। क्या मुझे उसे कॉल करना चाहिए? इवान ने क्रिस्टल को देखते हुए सोचा। अच्छा, क्यों नहीं? इवान को जल्द ही एहसास हुआ कि अगर वह उसे कॉल भी करता है तो उसे कुछ भी नहीं खोना है। इसके विपरीत, वह उससे कुछ उपयोगी जानकारी प्राप्त करने में सक्षम हो सकता है। लेकिन उसे कॉल करने से पहले इवान ने बड़बड़ाया और एडम और एक्लिप्स को बुलाया। तुमने कहा कि तुम्हारी कुछ चीज़ें तुम्हारे गिल्ड बिल्डिंग के अंदर हैं, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें तुम्हारे घर पर हैं, है ना? इवान ने एडम से पूछा, जिसने अपना सिर हिलाया। एक्लिप्स के साथ जाओ और वह सब कुछ ले आओ जो तुमने अपने घर पर छोड़ा है। ठीक है, मास्टर। एडम और एक्लिप्स ने अपना सिर झुकाया और कमरे से गायब हो गए। एक्लिप्स और एडम के चले जाने के बाद इवान ने संचार क्रिस्टल को ओली की ओर फेंका। उसे बुलाओ। ओली ने क्रिस्टल को पकड़ा और सेरा को बुलाया। ... किसी ने कॉल का जवाब नहीं दिया। इवान ने भौहें उठाईं और उसे फिर से कॉल करने के लिए कहा। पहले कुछ सेकंड तक किसी ने फिर से कॉल नहीं उठाया। जब इवान सोच रहा था कि सेरा कॉल नहीं उठाएगी तो उसने आखिरकार जवाब दिया। ओलिविया। इवान ने क्रिस्टल के दूसरी तरफ से एक अनिश्चित आवाज़ सुनी। दूसरों की तरह वह भी सोच रही होगी कि ओलिविया पहले ही मर चुकी है, इवान ने सोचा जब उसने उसकी अनिश्चित आवाज़ सुनी। आगे बढ़ो, वैसा ही व्यवहार करो जैसा असली ओलिविया ने ये पता लगाने के बाद किया होगा कि उसे बेवकूफ़ बनाया गया है, उसने ओली से कहा जिसने अपना सिर हिलाया। हाँ ओलिविया, क्या तुमने सोचा था कि मैं मर चुका हूँ? ओली ने गुस्से से भरी आवाज़ में कहा। बिल्कुल नहीं, मैं क्यों सोचूंगी कि तुम मर गई हो, खासकर तब जब तुम्हारे पास वह औषधि है जो तुम्हें तुरंत ऐसरैंकर बना सकती है, सेरा ने तुरंत कहा, जब उसने पुष्टि की कि वास्तव में ओलिविया ने ही उसे फ़ोन किया था। हे, ओली ने इवान को डराते हुए खौफनाक अंदाज में हंसते हुए कहा, एक औषधि जो मुझे ऐसरैंकर बना सकती है? क्या तुमने औषधि का इस्तेमाल किया? सेरा ने पूछा जब उसने ओलिविया की खौफनाक हंसी सुनी। तुम क्या सोचते हो? ओलिविया की बात सुनकर सेरा चुप हो गई। कुछ सेकंड बाद उसने पूछा, परिणाम क्या हुआ? तुम मुझे क्यों नहीं बताते कि तुम अब कहाँ हो? मैं आऊँगा और तुम्हें उस औषधि का परिणाम आमने सामने दिखाऊंगा, ओली ने ठंडे स्वर में कहा। इवान भी ध्यान से सुन रहा था, उम्मीद कर रहा था कि सेरा कुछ उपयोगी जानकारी देगी। तो वह औषधि काम नहीं आए हो। इवान ने क्रिस्टल के दूसरे छोर से सेरा की बड़बड़ाहट सुनी। क्या तुम मुझसे इतने समय से झूठ बोल रही थी? ओली ने पूछा जब उसने सेरा की बड़बड़ाहट सुनी। क्या तुम मूर्ख हो? फट। इवान लगभग जोर से हंस पड़ा जब उसने देखा कि औषधि का परिणाम जानने के बाद सेरा का स्वर पूरी तरह से बदल गया। अरे, मैं वास्तव में जानना चाहता हूं कि ओलिविया ने उसे सुनने के बाद किस तरह के भाव बनाए होंगे, इवान ने सोचा। उसे लगा कि उसे ओलिविया को थोड़ी देर और जीवित रखना चाहिए था। अगर तुम वास्तव में इसे मेरे मुंह से सुनना चाहते हो तो हाँ, मैंने तुम्हें बेवकूफ़ बनाया। तुम इसके बारे में क्या करने जा रहे हो? सेरा ने कहा, और उसकी आवाज़ से वह थोड़ी चिढ़ी हुई लग रही थी। वह अपनी औषधि की विफलता के कारण परेशान लग रही थी। मैं तुम्हें मार दूंगी कुतिया, ओली ने अपने दांत पीसते हुए कहा। वह वास्तव में असली ओलिविया की तरह व्यवहार कर रही थी जिसे सेरा ने बेवकूफ़ बनाया था। हा, मुझे मार दो, सेरा ने मजाकिया लहजे में कहा। तुम्हें यह भी नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ या मैं कैसी दिखती हूँ? तुम मुझे कैसे मारने जा रहे हो?
मुझे लगता है कि तुम्हें एक नज़र डालनी चाहिए। इस समय इवान ने ओली को क्रिस्टल देने का इशारा किया। ओली ने बिना कुछ पूछे उसे क्रिस्टल थमा दिया। क्या अब कुछ नहीं कहूंगी? सेरा ने पूछा जब ओलिविया ने कुछ नहीं कहा। इवान ने उसे सुनकर मुस्कुराया और अपना मुंह खोला। यो बिठा, अपने भावी गुरु को नमस्ते कहो। सेरा चौंक गई जब उसने ओलिविया की जगह इवान की आवाज़ सुनी। वह कौन है? उसने सोचा, ये सोचकर कि ओलिविया ने संचार क्रिस्टल किसी और को क्यों दिया। तुम कौन हो? सेरा ने उलझन भरी आवाज़ में पूछा। क्या तुम बहरे हो? मैंने अभी तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारा भावी गुरु हूँ। इवान की बात सुनते ही सेरा के माथे पर काली रेखाएं उभर आईं और उसने शांत रहने की पूरी कोशिश की। उसने एक गहरी सांस ली और स्थिति का विश्लेषण करने के बाद उसने कहा, मुझे लगता है तुम ही हो जिसने ओलिविया पर हमला किया है। जैसा कि एक किमियागर से उम्मीद की जाती है, तुम्हारा दिमाग काफ़ी तेज है, इवान ने प्रशंसा भरे लहजे में कहा। तुम ही हो जिसने ओलिविया से मुझे कॉल करने के लिए कहा था, है ना? तुम मुझसे क्या चाहते हो? सेरा ने गहराई से सोचते हुए पूछा। ये लड़का एस रैंक का होगा क्योंकि उसने ओलिविया को हरा दिया था, भले ही उसने वह औषधि इस्तेमाल की हो। तुम सही हो, मैंने उसे तुम्हें कॉल करने के लिए कहा था। जहाँ तक कारण की बात है तो ये बहुत सरल है, इवान ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सौदा है। सेरा ने इवान की बात सुनकर भौहें उठाईं। किस तरह का सौदा? उसने थोड़ी दिलचस्पी भरी आवाज़ में पूछा। मुझे पता है कि तुम वैलेरी और अन्य लोगों जैसे लोगों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो जिनके पास अद्वितीय शरीर है। अगर तुम चाहो तो मैं उन्हें पकड़ने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, इवान ने कहा और उसके जवाब का इंतज़ार किया। सेरा ने उसकी बात सुनने के बाद कुछ देर तक कुछ नहीं कहा। इवान ने भी उसे जल्दी नहीं की और धैर्यपूर्वक इंतज़ार किया। तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? कुछ पलों के बाद सेरा ने उससे ठंडी आवाज़ में पूछा। एलुसिया ने मुझे बताया, इवान ने मन ही मन सोचा। तुम्हें ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे इसके बारे में किसने बताया। बस मुझे बताओ कि क्या तुम दिलचस्पी रखते हो। सेरा एक बार फिर चुप हो गई और फिर बोली, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास उन लोगों के बारे में पहले से ही अपनी व्यवस्था है। इवान को आश्चर्य हुआ जब सेरा ने उसे अस्वीकार कर दिया। एलुसिया ने जो कुछ उसे बताया उससे उसे पता था कि वह उसके या वैलेरी जैसे लोगों को पकड़ना चाहती है। इसलिए वह समझ नहीं पाया कि उसने उसे तुरंत क्यों अस्वीकार कर दिया। भले ही वह मेरी मदद न चाहती हो, उसे कम से कम मुझसे पूछना चाहिए था कि मैं उन्हें पकड़ने में उसकी मदद कैसे कर सकता हूँ, इवान ने सोचा और अचानक उसके दिमाग में एक संभावना आई। ऑल अकादमी टूर्नामेंट जल्द ही आयोजित किया जाएगा। अधिकांश युवा लोग जिनके पास अद्वितीय काया है वे भाग लेने के लिए वहां आएंगे। क्या वह वहां कुछ करने जा रही है? इवान ने सोचा और उसकी आंखें तीखी हो गईं। क्या तुम्हें यकीन है? मैं उसे इवान उससे कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कह पाता, उसकी स्थिति विंडो पर कुछ सूचनाएं चमकने लगीं। आपकी छाया मरे हुए वाल्टेयर ने मृत्यु की वैचारिक ऊर्जा का उपयोग किया। आपकी छाया ऊर्जा मृत्यु की वैचारिक ऊर्जा के साथ प्रतिध्वनित हो रही है। क्या आप अपने छाया मरे हुए वाल्टेयर की मृत्यु ऊर्जा को बढ़ाने के लिए ग्रोथ लिंक कौशल का उपयोग करना चाहते हैं? हाँ, नहीं। इवान, क्या बकवास चल रहा है? वाल्टेयर एक छोटे से तालाब से बाहर आया जो छाया ऊर्जा से भरा हुआ था। तालाब के अंदर छाया ऊर्जा मंथन कर रही थी और इवान की वर्तमान छाया ऊर्जा की शक्ति की तुलना में तालाब से निकलने वाली ऊर्जा तरंगें सैकड़ों गुना अधिक शक्तिशाली थीं। इसमें मेरी अपेक्षा से अधिक समय लगा, वाल्टेयर ने काले तालाब को देखते हुए कहा। तालाब के अंदर छाया ऊर्जा की शक्ति मेरी कल्पना से बहुत कम है। इस दर से बस कुछ ही वर्षों में छाया ऊर्जा तालाब अपना प्रभाव खो देगा, वाल्टेयर ने बड़बड़ाया और तालाब से दूर जाने लगा। मुझे आश्चर्य है कि मास्टर कब वापस आएंगे। जल्द ही वाल्टेयर काले महल से बाहर आया और उसने अनास्तासिया को उसके शीर्ष पर बैठे देखा। अनास्तासिया को देखते हुए उसे उसकी मुस्कान याद आ गई जब उसने उसे जगाया था और उसके बाल खड़े हो गए, भले ही उसके शरीर पर एक भी बाल नहीं था। अनास्तासिया ने महल से नीचे देखा और ये देखकर कि वाल्टेयर उसे कैसे देख रहा था, उसकी आंखें ठंडी हो गईं। वह महल के ऊपर से नीचे आए और उसके शरीर का विश्लेषण किया। छाया ऊर्जा तालाब की शक्ति कम हो गई। हाँ, ये पहले से बहुत कम है। वाल्टेयर ने अपना सिर हिलाया। अनास्तासिया ने बस अंदर ही अंदर आह भरी और अपना हाथ हिलाया। छाया क्षेत्र के प्रवेश द्वार को दिखाने वाली एक स्क्रीन उनके सामने आ गई। कई अलग अलग तरह के राक्षस छाया क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर हमला कर रहे थे। रात के राक्षस, आग के राक्षस, खून के राक्षस और भी बहुत कुछ थे। इनमें से ज्यादातर राक्षस तुम्हारे सामने नहीं टिक सकते, अनास्तासिया ने कहा, लेकिन उनका नेता कमजोर नहीं है। अनास्तासिया ने मालफासर को दिखाया जो राक्षसों के पीछे खड़ा था। कोरवेलिस जाति से कोई? वाल्टेयर ने मालफासर को देखकर भौहें चढ़ा दीं। खुद एक राक्षस होने के नाते वह जानता था कि कोरवेलिस राक्षसों में सबसे कमजोर जातियों में से एक है।
जब मैंने उसे देखा तो मैं भी हैरान रह गई। आपको अन्य राक्षसों के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वे व्यावहारिक रूप से आपके लिए कोई भी खतरा पैदा करने में बहुत कमज़ोर हैं, लेकिन उससे सावधान रहें। अनास्तासिया ने मालफासर को देखते हुए कहा, आपकी तरह वह भी आपदा स्तर पर है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं उससे हार जाऊंगा? वाल्टेया ने प्रसन्न स्वर में पूछा। मैं चाहती हूं कि वह तुम्हें पूरी तरह से नष्ट कर दे ताकि जब मास्टर वापस आए तो तुम उसके साथ बदतमीजी न कर सको, अनास्तासिया ने सपाट लहजे में कहा। अब मैं ऐसी दुष्ट महिला को जानता हूं। वाल्टेया ने संतोष में सिर हिलाते हुए कहा, मेरे सामने फिर से एक सज्जन व्यक्ति की तरह व्यवहार करने की कोशिश मत करो। पिछली बार मैं खौफनाक होने के कारण मर जाता अगर मैं पहले से ही मर चुका होता। मैं तुम्हें सच में क्यों नहीं मार देता? शांत रहो, मैं तुम्हें बाद में कुछ दिलचस्प दिखाऊंगा, वाल्टेया ने अपने गोल चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट भाव के साथ कहा। क्या दिलचस्प है? वाल्टेया के चेहरे पर आत्मसंतुष्ट मुस्कान को देखकर अजीब महसूस करते हुए अनास्तासिया ने पूछा। क्या तुमने हमेशा नहीं कहा था कि मैं उन सवालों को पूछकर मास्टर का समय बर्बाद कर रहा हूं? वाल्टेया ने कहा और छाया क्षेत्र के प्रवेश द्वार की ओर देखा। मैं तुम्हें आज दिखाऊंगा कि मैं क्या कर रहा था। अपना समय बर्बाद न करें। अनास्तासिया उलझन में थी कि वह किस बारे में बात कर रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। क्या तुम तैयार हो? उसने उससे पूछा। मुझे लगता है कि तुम्हें एक नज़र डालनी चाहिए। बस पोर्टल खोलो और मुझे बाहर निकालो। बहुत समय हो गया है जब मैंने आखिरी बार किसी वध उत्सव का आनंद लिया था। वाल्टेया ने अपने गोल चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ कहा। उसके काले शरीर पर दरारें फैलने लगीं और उनमें से भाप निकलने लगी। अगर कोई ध्यान से देखे तो उसे उसके शरीर की दरारों के अंदर लाल लावा बहता हुआ दिखाई देगा। अनास्तासिया ने भी मुस्कुराया और अपना हाथ हिलाया, जिससे वाल्टेया के सामने एक काला पोर्टल बन गया। यह एक अच्छा शो होगा, अनास्तासिया ने सोचा और वाल्टेया की ओर देखा। वाल्टेया का शरीर पहले से ही दरारों से ढका हुआ था और उनके अंदर गहरा नारंगी लावा बह रहा था। पोर्टल को देखकर वाल्टेया आगे बढ़ा और अपना हाथ उसके अंदर डाल दिया। उसके शरीर के अंदर की ऊर्जा कांप उठी और उसकी बैंगनी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। पिघला हुआ विनाश, उसने कहा, और राक्षसों पर बाहर एक आपदा उतर आई। मालफासर छाया क्षेत्र के प्रवेश द्वार से कुछ दूरी पर खड़ा था, उस पर बारीकी से नजर रख रहा था। उसके कौवे जैसे चेहरे पर एक छोटी सी शिकन थी और वह अपनी शक्तिशाली इंद्रियों का उपयोग करके अपने आसपास के वातावरण को स्कैन कर रहा था। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि पिछले कुछ दिनों से कोई मुझे देख रहा है? मालफासर ने अपने स्कैनिंग क्षेत्र की सीमा बढ़ाते हुए सोचा। अपनी शक्ति से उसने आसानी से हजारों किलोमीटर के क्षेत्र को स्कैन किया, लेकिन फिर भी उसे कुछ भी अजीब नहीं मिला। क्या मैं बहुत ज्यादा सोच रहा हूँ? भगवान, पोर्टल में कुछ गड़बड़ है। जब मालफासर सोच रहा था तो एक अग्नि दानव चिल्लाया। पोर्टल में कुछ गड़बड़ सुनकर उसने सब कुछ सोचना बंद कर दिया और जल्दी से वहां देखा। क्या छाया क्षेत्र की सील आखिरकार टूट गई है? मालफासर ने सोचा जब उसने पोर्टल पर कुछ लहरें बनती देखीं। लेकिन यह विचार उसके दिमाग से तुरंत गायब हो गया जब उसने देखा कि पोर्टल के चारों ओर का विश्व सार हिलने लगा है। क्या हो रहा है? मालफासर ने बड़बड़ाया और पोर्टल की ओर जाने ही वाला था कि उसमें से लावा की दरारों से भरा एक काला हाथ निकला। उसकी सहज प्रवृत्ति ने दहाड़ना शुरू कर दिया और वह तुरंत चिल्लाते हुए ऊपर उड़ गया। भाग जाओ! जब अन्य राक्षसों ने काला हाथ देखा तो वे भी दंग रह गए और भागना चाहते थे, लेकिन इससे पहले कि वे भाग पाते, काला हाथ एक अशुभ लाल रोशनी के साथ चमक उठा। जैसे ही हाथ लाल रोशनी से चमक उठा, पिघले हुए लावा की एक नदी ने परिदृश्य को घेर लिया और आसपास के हर राक्षस को निगल लिया। सभी राक्षस जो आसानी से पूरे अरोड़ा विश्व को नष्ट कर सकते थे, राख में बदल गए और दुनिया से गायब हो गए। सभी राक्षसों के राख में बदल जाने के बाद भी पिघला हुआ लावा फैला हुआ काला हाथ से बाहर निकलता रहा, एक ज्वलंत नदी की तरह बहता हुआ अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को भस्म कर रहा था। शक्तिशाली कौशल ने सैकड़ों किलोमीटर के हरे भरे जंगल को चीरते हुए प्राचीन पेड़ों को राख में बदल दिया, जिससे धरती कांप उठी। चिलचिलाती गर्मी ने अपने राजसी शिखरों को पिघलाते हुए पहाड़ों को हिला दिया। लगभग 1 मिनट बाद पोर्टल से निकला काला हाथ एक बार फिर पोर्टल में वापस आ गया। लेकिन अब पहले से खूबसूरत इलाका जो जंगलों और पहाड़ों से भरा हुआ था, एक नारकीय भूमि में बदल गया है और मालफासर के अलावा कोई भी राक्षस जीवित नहीं बचा है। आसमान से मालफासर ने अपने चेहरे पर एक बदसूरत भाव के साथ अपने चारों ओर देखा। एक बार का सुरम्य परिदृश्य अब तबाही और उजाड़ का दृश्य था, जिसमें केवल एक बार पनपने वाले अवशेषों के सुलगते हुए अवशेष थे। छाया क्षेत्र के चारों ओर का पूरा जंगल गायब हो गया। क्षेत्र के सैकड़ों किलोमीटर के भीतर के पहाड़ पिघलने लगे, वे चिलचिलाती गर्मी के आगे झुक गए और पिघले हुए लावा की नदियों में बदल गए, जो उनकी ढलानों से नीचे गिर रहे थे और उनके रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल रहे थे। हवा राख और धुएं से भरी हुई थी, जो जमीन पर एक उदास चमक बिखेर रही थी। जली हुई लकड़ी और सल्फर की तीखी गंध बनी हुई थी, जो अभी अभी घटित हुई प्रलयकारी घटना की कड़वी याद दिला रही थी।
छाया क्षेत्र के द्वार पर हमला करने वाले सभी राक्षस गायब हो गए। माल्फासर उनकी राख भी नहीं देख सका क्योंकि सब कुछ पिघली हुई जमीन द्वारा निगल लिया गया था। गड़गड़ाहट। आपदा वर्ग की आभा उसके शरीर से बाहर निकल गई क्योंकि उसके चारों ओर का विश्वसार हिलने लगा। राख से भरी हवा उसकी शक्तिशाली आभा से उड़ गई और उसकी गहरी लाल आंखें अशुभ प्रकाश से चमक उठीं। मुझे मास्टर को इस बारे में सूचित करने की आवश्यकता है। माल्फासर ने एक काले रंग का क्रिस्टल निकाला और बैफोमेट को एक संदेश भेजा जिसमें उसे सब कुछ बताया गया। टेलीपोर्टेशन मैट्रिक्स उस पहले के हमले के कारण नष्ट हो गया था, उन्हें यहाँ आने में कम से कम 2 घंटे लगेंगे। बैफोमेट को सब कुछ बताने के बाद माल्फासर ने सोचा। गड़गड़ाहट। अचानक विश्वसार और भी अधिक हिलने लगा और आपदा वर्ग की एक और आभा ने आसपास के वातावरण को ढक लिया। माल्फासर ने छाया क्षेत्र के द्वार पर ठंडी निगाह से देखा क्योंकि उसमें से 3 मीटर लंबा काला लावा दानव निकला था। जब माल्फासर ने वाल्टेयर को देखा तो वह अचंभित रह गया और उसकी आंखों में भ्रम की चांदी चमक उठी। क्या मास्टर ने यह नहीं कहा कि छाया ड्रैगन की पूर्वज अनास्तासिया ही छाया क्षेत्र के अंदर एकमात्र है? माल्फासर ने उलझन में सोचा जब उसने वाल्टेयर को पोर्टल से बाहर आते देखा। चूंकि वह खुद एक राक्षस था, इसलिए उसने आसानी से वाल्टेयर को एक लावा राक्षस के रूप में पहचान लिया, जिससे वह और भी अधिक भ्रमित हो गया क्योंकि उसने कभी काला लावा राक्षस नहीं देखा था। इसके अलावा वह इसे आसानी से महसूस कर सकता है। ये लावा राक्षस शक्तिशाली है। माल्फासर ने अपने पूरे जीवन में कई लावा राक्षसों को देखा था, लेकिन वह आसानी से कह सकता है कि उसके सामने वाला सबसे शक्तिशाली लावा राक्षस है जिसे उसने कभी देखा था। पोर्टल से बाहर आते हुए वाल्टेयर अपने आकस्मिक हमले से हुए विनाश से असंतुष्ट था। निश्चित रूप से इतने लंबे समय तक लड़ाई न करने के कारण मैं जंग खा गया हूँ, वाल्टेयर ने अपने आसपास के सैकड़ों किलोमीटर के क्षेत्र को देखते हुए कहा जो पूरी तरह से तबाह हो गया था। उसने आसमान की ओर देखा और पाया कि माल्फासर उसे घूर रहा था। माल्फासर की ठंडी निगाहों को महसूस करते हुए उसकी आंखों में बैंगनी लपटें और भी तेज हो गईं और उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। उसके खिलाफ लड़ना मजेदार होगा, वाल्टेयर ने कहा और अपने पैरों को पिघली हुई जमीन पर दबाया। वूश! वह उछल पड़ा और तुरंत ही माल्फासर से कुछ दूरी पर आसमान में दिखाई दिया। तुम कौन हो? माल्फासर ने बर्फीले स्वर में पूछा क्योंकि उसके शरीर से एक काली आभा निकलने लगी थी। ओह! वाल्टेयर चौंक गया जब माल्फासर ने उसे नहीं पहचाना। तुम मुझे नहीं जानते, मुझे लगता है कि तुम्हें एक नज़र डालनी चाहिए। माल्फासर को अजीब लगा जब उसने वाल्टेयर के चेहरे पर हैरान करने वाली नज़र देखी। क्या ये हो सकता है? अचानक माल्फासर के दिमाग में एक संभावना आई और उसकी नज़र और भी अजीब हो गई। क्या तुम शायद अनास्तासिया हो, छाया ड्रैगन की पूर्वज? हालांकि संभावनाएं न के बराबर थीं, फिर भी उसने पूछा जब उसने देखा कि वाल्टेयर कितना हैरान था जब उसने उसे नहीं पहचाना। वाल्टेयर! अनास्तासिया जो छाया क्षेत्र से सब कुछ देख रही थी, भाड़ में जाओ। इस कमीने की हिम्मत कैसे हुई कि वह मेरी तुलना उस बदसूरत राक्षस से करे? अनास्तासिया भड़क उठी क्योंकि उसकी आभा छाया क्षेत्र के अंदर फैल गई और अन्य राक्षस डर गए। उसे चीर डालो वाल्टेयर! वाल्टेयर ने अपनी बैंगनी आंखें चौड़ी करके माल्फासर को देखा। आसपास का तापमान बढ़ने लगा और उसके शरीर से एक खतरनाक आभा निकलने लगी। तुम मुझे अनास्तासिया कैसे समझ सकते हो? उसने कांपती आवाज में पूछा। क्या मैं एक दुष्ट महिला की तरह दिखती हूँ? माल्फासर! अनास्तासिया, तुम भी भाड़ में जाओ। अगर मैं छाया क्षेत्र से बाहर निकल सकती तो मैं उन्हें चीर देती, अनास्तासिया ने दांत पीसते हुए कहा। माल्फासर को नहीं पता था कि वाल्टेयर दुष्ट महिला से क्या मतलब रखता है, लेकिन वह बता सकता था कि उसका अनुमान गलत था। चूंकि तुम एक राक्षस हो तो तुमने ज़ाल्टेयर नाम तो सुना ही होगा, है न? वाल्टेयर ने पूछा जब माल्फासर ने उसे नहीं पहचाना। उसे बुरा लग रहा था कि यह कौवा उसे नहीं पहचान पाया। ज़ाल्टेयर! माल्फासर ने भौहें से कुढ़ी, उसे लगा कि उसने ये नाम पहले भी सुना है। अचानक उसकी लाल कौवे जैसी आंखें चौड़ी हो गईं और वह चौंककर काले लावा दानव को देखने लगा। ये कैसे संभव है? क्या तुम कुछ 1000 साल पहले नहीं मरे थे? तो लोग अभी भी मेरे बारे में जानते हैं, हे। वाल्टेयर एक बच्चे की तरह हंसा और जब माल्फासर ने उसे पहचाना तो संतोष में अपना सिर हिलाया। तुम अभी भी जीवित कैसे हो? माल्फासर को वाल्टेयर की शक्तिशाली आभा के कारण उस पर संदेह नहीं हुआ। वह वाल्टेयर के अलावा किसी अन्य लावा दानव के बारे में नहीं सोच सकता था जो इतना शक्तिशाली हो सकता है। बच्चे, तुम छाया क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर दस्तक दे रहे हो। मुझे मत बताओ कि तुम छाया क्षेत्र और उसके स्वामी के बारे में कुछ नहीं जानते हो। माल्फासर के स्तब्ध भावों को देखकर वाल्टेयर ने व्यंग्यात्मक स्वर में कहा। जब माल्फासर ने वाल्टेयर को सुना तो छाया सम्राट के बारे में सुनी गई कहानियां आखिरकार उसके दिमाग में आ गईं। तुम्हारा मतलब है कि तुम हो अंडस्को? उसने वाल्टेयर को और भी अधिक चौंककर भरी आंखों से देखते हुए पूछा। हाँ, ज़ाल्टेयर पहले ही मर चुका है और मैं वाल्टेयर हूँ।
मेरे स्वामी का वफादार सेवक जो छाया क्षेत्र पर लगी मुहर तोड़ने की कोशिश करने के लिए तुम्हें सबक सिखाने आया है। ये कैसे संभव है? जब छाया सम्राट पहले ही मर चुका है तब भी तुम कैसे ठीक हो? तुम्हें तो उसी समय इस दुनिया से गायब हो जाना चाहिए था जब वह मर गया था। माल्फासर ने शांत रहने की पूरी कोशिश करते हुए बड़बड़ाया। चूंकि तुम पूरी तरह से ठीक हो तो इसका मतलब है कि छाया सम्राट भी ठीक है। अंडरस्को माल्फासर ने अपनी बात पूरी करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन वह पहले से ही जानता था कि उसका अनुमान सही था। मुझे तुरंत मास्टर को इसके बारे में सूचित करना होगा, माल्फासर ने सोचा, और वह पहले इस्तेमाल किए गए क्रिस्टल को निकालने ही वाला था कि तभी आसपास का तापमान आसमान छूने लगा। बातचीत का समय खत्म हो गया है बच्चे, वाल्टेयर ने कहा जैसे ही उसके शरीर से लाल आभा निकलने लगी। मुझे देखने दो कि इस युग का आपदा वर्ग का दानव कितना शक्तिशाली है। वाल्टेयर की असली पहचान जानने के बाद माल्फासर उसके खिलाफ लड़ना नहीं चाहता था। लावा दानव अन्य दानव प्रजातियों की तुलना में अधिक शक्तिशाली हैं, और लावा दानवों में भी वाल्टेयर को एक विसंगति माना जा सकता है। माल्फासर को जो पता है उसके अनुसार अन्य लावा दानवों की तरह वाल्टेयर भी एक गुलाम हुआ करता था, लेकिन उसने अपनी स्वतंत्रता को कभी नहीं छोड़ा और राक्षसों को मारने के बाद उसे गुलाम बनाकर वह गेहेना साम्राज्य से भाग गया। और जब वह कुछ 100 साल बाद गेहेना साम्राज्य में वापस लौटा तो वह महाद्वीप के शीर्ष श्रेणी के राक्षसों को चुनौती देने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था। जब माल्फासर वाल्टेयर के बारे में बैफोमेट को सूचित करने और भागने के बारे में सोच रहा था तो उसने देखा कि उसके चारों ओर का तापमान बढ़ने लगा है। उसने तुरंत वाल्टेयर की ओर देखा और उसकी हथेली पर एक चांदी के रंग की लौ नाचती हुई देखी। चांदी की लौ के चारों ओर का स्थान लपेटा हुआ था और मुड़ रहा था जैसे कि वह आग की लपटों से प्रभावित हो रहा हो। वाल्टेयर ने अपना हाथ हिलाया और चांदी की लौ एक पतले पर्दे की तरह अंतरिक्ष में फैल गई और तुरंत उन दोनों को ढंक लिया। जैसे ही चांदी के पर्दे ने उन्हें ढंक लिया, उसके अंदर का स्थान विकृत हो गया और एक अलग आयाम जो हजारों किलोमीटर बड़ा था उस पर्दे के अंदर बनाया गया। जब माल्फासर ने वाल्टेयर को अपनी लपटों का उपयोग करके एक अलग आयाम बनाते देखा तो उसकी आंखें कांप उठीं। आश्चर्य! वाल्टेयर ने माल्फासार के हैरान चेहरे को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, देखिए, छाया क्षेत्र के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति है जो अंतरिक्ष की अवधारणा के मामले में काफ़ी अच्छा है। मैंने अंतरिक्ष की वैचारिक ऊर्जा के बारे में जानने के लिए उसके साथ काफ़ी समय बिताया, वाल्टेयर ने कहा और फिर से चांदी की लपटें दिखाईं। भले ही मैं अंतरिक्ष की वैचारिक ऊर्जा में महारत हासिल नहीं कर पाया था, फिर भी मैंने सीखा कि कैसे अपनी लपटों के अंदर अंतरिक्ष ऊर्जा को भरकर एक अलग आयाम बनाया जाए। उसकी हथेली पर चांदी की लपट गायब हो गई और गहरे नारंगी रंग की लपटें उसके शरीर को ढकने लगीं। तुम इस आयाम को नहीं छोड़ सकते और न ही तुम मुझे नष्ट करने से पहले किसी से संपर्क कर सकते हो। वाल्टेयर के शरीर से युद्ध की भावना उमड़ पड़ी, इसलिए यदि तुम जीवित बाहर जाना चाहते हो तो बेहतर होगा कि तुम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो। वाल्टेयर की बात सुनकर माल्फासर ने वह क्रिस्टल निकाला जिसका उपयोग उसने बैफोमेट से संपर्क करने के लिए पहले किया था और पाया कि वाल्टेयर सही था। वह इस आयाम के अंदर क्रिस्टल का उपयोग नहीं कर सकता। उसने अपने आसपास के बड़े स्थान को देखा और वाल्टेयर की युद्ध की भावना को महसूस किया। उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं और जब उसने उन्हें फिर से खोला तो उनके अंदर सांपों की तरह काले तने हिल रहे थे। चूंकि मैं भाग नहीं सकता और न ही मैं मास्टर से संपर्क कर सकता हूं, इसलिए मैं अपनी पूरी क्षमता से उसके खिलाफ लड़ सकता हूं। जब माल्फासर ने अपनी आभा को पूरी तरह से मुक्त किया तो उसके शरीर में अंधेरा छाने लगा। उसके पीछे सैकड़ों किलोमीटर का क्षेत्र अंधेरा हो गया और एक खाई में बदल गया। वाल्टेयर मुस्कुराया जब उसने देखा कि माल्फासर अब भागने के बारे में नहीं सोच रहा था। उसने अपनी आंखें पकड़ना भी बंद कर दिया पीछे की ओर और उसके शरीर की दरारों से गहरे नारंगी रंग की लपटें फूट पड़ीं। उसके पीछे सैकड़ों किलोमीटर का क्षेत्र अग्नि में नरक में बदल गया। तापमान इतना अधिक था कि गर्मी के कारण अंतरिक्ष का ताना बाना भी कांप उठा। मुझे निराश मत करो, वाल्टेयर ने अपना हाथ बढ़ाया और उसकी उंगलियों से लपटों की धार फूट पड़ी जिससे 5 भंवर बन गए जो हवा में नाच रहे थे। एक तेज गति से उसने आग की लपटों को माल्फासर की ओर निर्देशित किया। 5 नरकों को देखकर माल्फासर की लाल आंखों के अंदर काली प्रतान हिल गई और उसके शरीर को ढंकने वाली काली ऊर्जा उमड़ पड़ी जिससे अंधकार का एक विशाल भंवर बन गया जो आने वाले नरक के खिलाफ एक ढाल के रूप में काम करता था। आग के नरक एक पल में माल्फासर के पास पहुंच गए और अंधेरे भंवर से टकरा गए जिससे विपरीत रंगों और तात्विक शक्तियों का चकाचौंध प्रदर्शन हुआ। भले ही वाल्टेयर और माल्फासर दोनों ने सामान्य कौशल का इस्तेमाल किया हो, लेकिन परिणाम सामान्य से बिल्कुल अलग था। टक्कर के प्रभाव से जमीन में कंपन होने लगा, चट्टानें टूट गईं और आयाम के सैकड़ों किलोमीटर के भीतर पेड़ उखड़ गए। आग और अंधेरे की टक्कर ने सब कुछ अपनी चपेट में ले लिया। उनके ऊपर का आसमान आग की लपटों से धधक उठा और अंधेरे की लपटें विशाल सांपों की तरह आग के बीच से गुजरने लगीं। दहाड़, गड़गड़ाहट, आग और अंधेरे का प्रभाव पूरी तरह से शांत होने से पहले एक भयानक दहाड़ सुनाई दी और पूरा आयाम हिलने लगा।
माल्फासर ने जल्दी से ऊपर देखा और एक 10,000 मीटर लंबा चिमेरा प्रकार का राक्षस देखा जिसके सिर पर शेर, शरीर पर बकरी और पूंछ पर सांप था। मुझे लगता है कि आपको इसे देखना चाहिए। राक्षस गहरे नारंगी रंग की लपटों से बना था और वाल्टेयर उसके शेर के सिर के ऊपर खड़ा था। लेकिन जिस चीज़ ने माल्फासर के दिल को ठंडा कर दिया वह थी सैकड़ों अग्नि उल्कापिंड जो चिमेरा के ठीक ऊपर मंडरा रहे थे। मरने की कोशिश मत करो। वाल्टेयर ने मुस्कुराते हुए अपना लावा से भरा मुंह दिखाया और अपना हाथ नीचे की ओर काट दिया। गड़गड़ाहट। जैसे ही उसने अपने हाथ से वार किया पूरा आयाम हिलने लगा और चिमेरा के सिर के ऊपर मंडरा रहे सभी अग्नि उल्कापिंड नीचे गिरने लगे। यह पागल दानव, माल्फासर ने शाप दिया जब उसने देखा कि सैकड़ों बड़े उल्कापिंड जो पूरे आकाश को कवर कर रहे थे उसकी ओर आ रहे थे। उसके शरीर से काली ऊर्जा फूट पड़ी और उसके चारों ओर की जमीन का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह से काला हो गया। उसकी आंखें काली रोशनी से चमक उठीं और उसने अपना हाथ ऊपर उठाया। जाओ। जैसे ही माल्फासर ने कहा सैकड़ों तीखे काले खंभे जमीन से उठे और आने वाले उल्कापिंडों से टकरा गए। आग के आसमान में विस्फोट हुए जिससे विनाश की अराजक बैले बन गई। एक एक करके खंभे अपने लक्ष्य से टकराते गए और प्रकाश और शक्ति के चकाचौंध भरे प्रदर्शन में उल्कापिंडों से टकराते गए। विस्फोटों की गगनभेदी ध्वनि पूरे आयाम में गूंज उठी जिससे हवा धूल के बादलों और मलबे से भर गई। चूंकि वह पहले ही मर चुका है इसलिए उसका भौतिक शरीर बहुत कमज़ोर होना चाहिए, माल्फासर ने सोचा और उसकी आंखें चमक उठीं। उसने काले खंभों में से एक को नियंत्रित किया और उसे वाल्टेयर की ओर गोली मार दी। वाल्टेयर धूल से भरे आसमान को देख रहा था कि अचानक धूल का बादल फट गया और एक तेज काला खंभा गोली की तरह उसकी ओर आया। खंभे को अपनी ओर आते देख वाल्टेयर ने अपनी हरकतें नहीं की। दहाड़। वह जिस अग्नि में चिमेरा पर खड़ा था उसने जोर से दहाड़ लगाए और अपनी सर्प जैसी पूंछ से खंभे को नष्ट कर दिया। जब माल्फासर ने देखा कि वाल्टेयर उसके खंभे से सीधे टकराने की हिम्मत नहीं कर रहा है तो उसका यह विश्वास और भी मजबूत हो गया कि वाल्टेयर का शरीर बहुत कमज़ोर है। मैं अपने हाथों से इस कमीने को पीटूंगा, माल्फासर ने सोचा और अचानक ऊपर की ओर गोली चला दी। जब वाल्टेयर ने माल्फासर को अपनी ओर आते देखा तो वह हैरान रह गया क्योंकि आमतौर पर लावा राक्षसों की शारीरिक शक्ति बहुत अधिक होती है, इसलिए वह समझ नहीं पा रहा था कि माल्फासर उसके खिलाफ इतनी नज़दीक से क्यों लड़ने की कोशिश कर रहा था। खैर जो भी हो, लेकिन उसने इसकी ज़्यादा परवाह नहीं की और चिमेरा के सिर से भी गायब हो गया। गहरे नारंगी रंग की लपटें उसके शरीर को घेर रही थीं जबकि काली ऊर्जा ने माल्फासर के शरीर को ढक रखा था। वे दोनों एक पल में एक दूसरे के सामने आ गए। आग से लदी मुट्ठी अंधेरे ऊर्जा से लदी मुट्ठी से टकराए। दुनिया को तहस नहस करने वाली शॉकवेव ने पूरे आयाम को झकझोर दिया। क्रैक। विस्फोट के बीच हड्डी टूटने की आवाज़ आए और माल्फासर उल्कापिंड की तरह नीचे की ओर गिरा। जब कोई व्यक्ति एस रैंक से ऊपर पहुंचता है तो उसका मान विश्वसार में विकसित होता है। विश्वसार ऊर्जा का उच्चतर रूप है और मान से कहीं अधिक शक्तिशाली है। लेकिन अवधारणाओं का उपयोग करके लोग विश्वसार की शक्ति को और भी अधिक बढ़ा सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अंतरिक्ष तत्व में पारंगत है तो वह अंतरिक्ष तत्व की अपनी समझ का उपयोग करके विश्वसार को अंतरिक्ष की वैचारिक ऊर्जा में बदल सकता है। वैचारिक ऊर्जा विश्वसार का विकसित संस्करण है और हर व्यक्ति विश्वसार को वैचारिक ऊर्जा में नहीं बदल सकता। आपदा स्तर पर होने के कारण ये स्पष्ट है कि वाल्टेयर और माल्फासर दोनों की अपनी अपनी वैचारिक ऊर्जाएं थीं। वाल्टेयर को कई अलग अलग तरह की वैचारिक ऊर्जाओं की अस्पष्ट समझ थी, लेकिन मुख्य अवधारणा जिसका उन्होंने अपने विश्वसार में उपयोग किया वह विनाश की अवधारणा है जो इसे विनाश की वैचारिक ऊर्जा बनाती है। इस बीच माल्फासर ने निराशा की अवधारणा का उपयोग किया जिससे उनका विश्वसार निराशा की वैचारिक ऊर्जा बन गया। सभी वैचारिक ऊर्जाओं की अपनी ताकत और कमजोरियां होती हैं। निराशा की वैचारिक ऊर्जा बहुत शक्तिशाली होती है अगर इसका उपयोग किसी ऐसे कौशल के साथ किया जाए जो लक्ष्य के मन या आत्मा को प्रभावित कर सके, लेकिन यह अच्छा नहीं है जब आप इसका उपयोग शारीरिक हमले के लिए करते हैं। इसलिए जब माल्फासर वाल्टेयर से भिड़ गया तो उसके शरीर को ढकने वाली काली ऊर्जा तुरंत विनाश की वैचारिक ऊर्जा द्वारा नष्ट हो गई। क्रैक। हड्डी टूटने की आवाज़ आए। विनाश की लपटों ने माल्फासर के शरीर को घेर लिया और वह एक उग्र उल्कापिंड की तरह जमीन की ओर गिर गया। उसके शरीर ने एक पल में जमीन तक की दूरी तय कर ली और एक गगनभेदी दहाड़ के साथ माल्फासर का शरीर जमीन से टकराया जिससे एक अकल्पनीय विस्फोट हुआ जिसकी गूंज हजारों किलोमीटर तक सुनाई दी। अथाह शक्ति की एक शॉकवेव बाहर की ओर बह गई जिसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को नष्ट कर दिया। टक्कर के बल ने जमीन को चीर दिया जिससे एक विशाल गड्ढा बन गया जिसका व्यास 100 किलोमीटर से भी ज्यादा था और इसकी गहराई आयाम के केंद्र तक पहुंचती हुई लग रही थी। लेकिन वाल्टेयर का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। उसने आसमान में तैर रहे ज्वलंत चिमेरा को देखा। दहाड़। चिमेरा ने दहाड़ लगाई और अपना मुंह खोला। उसके मुंह में पिघले हुए लावा के गोले बनने लगे और उसने उन्हें विशाल गड्ढे के अंदर फेंक दिया। धमाका धमाका।
पिघले हुए लावा के गोले गड्ढे के अंदर फट गए, जिससे गड्ढा एक तालाब में बदल गया जो लावा से भर गया। वाल्टेयर ने चेहरे पर मुस्कान के साथ लावा के तालाब को देखा। वह मरा नहीं है न? गड़गड़ाहट। जैसे ही उसने कहा, पूरा आयाम हिलने लगा। वाल्टेयर के चेहरे पर मुस्कान और भी चौड़ी हो गई और उसने अपनी चांदी की लपटों का उपयोग करके आयाम को और मजबूत कर दिया। अचानक गड्ढे के अंदर का लावा बाहर की ओर उछला और उसमें से 500 मीटर लंबा एक विशालकाय काला राक्षस निकला। राक्षस काले कीचड़ जैसा दिख रहा था और उसके शरीर पर सैकड़ों मुंह थे। मुझे लगता है कि आपको इसे देखना चाहिए। माल्फासर राक्षस के ऊपर खड़ा था, उसका दाहिना हाथ ढीला था, उसका शरीर जलने के निशानों से भरा था और उसकी चोंच से खून निकल रहा था। उसकी लाल आंखें अब पूरी तरह से काली हो गई थीं और वह वाल्टेयर को घृणा से घूर रहा था। वाह, ये राक्षस तुमसे भी ज्यादा बुरा दिखता है, वाल्टेयर ने अजीब दिखने वाले राक्षस को देखकर हैरान स्वर में कहा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह तुम्हें यहाँ से भागने में मदद कर पाएगा, उसने कहा और राक्षस को जलाने के लिए तैयार था जब उसके शरीर पर सैकड़ों मुंह खुल गए। उसके शरीर पर सैकड़ों मुंहों से एक अजीब सी आवाज़ निकली। जब वाल्टेयर ने वह आवाज़ सुनी तो उसकी आत्मा कांप उठी और उसका दिमाग पागलों की तरह पागल हो गया। वे यादें जो वह कभी याद नहीं करना चाहता था, अचानक उसके दिमाग में आ गईं और वह एक पल के लिए ध्यान खो बैठा। माल्फासर ने यह मौका नहीं गंवाया। जैसे ही वाल्टेयर ने ध्यान खोया, उसने अपने कौवे जैसे पंख फड़फड़ाए और तुरंत वाल्टेयर के सामने आ गया। अब मेरी बारी है कमीने, माल्फासर ने दहाड़ लगाए और अपनी पूरी ताकत से वाल्टेयर के गोल चेहरे पर मुक्का मारा। धमाका। चारों तरफ से झटके महसूस हुए, वाल्टेयर का चेहरा धंस गया और वह सैकड़ों किलोमीटर पीछे की ओर गोली लगने से घायल हो गया। प्रभाव के कारण वाल्टेयर का दिमाग ठीक हो गया, लेकिन इससे पहले कि वह खुद को स्थिर कर पाता, कीचड़ जैसे राक्षस ने फिर से अपना मुंह खोल दिया। भले ही वाल्टेयर ने राक्षस के आध्यात्मिक हमले का विरोध करने की कोशिश की, फिर भी वह एक पल के लिए ध्यान खो बैठा। माल्फासर ने फिर से मौका नहीं गंवाया। वह अपने हाथ में एक छोटी सी काली ऊर्जा लेकर वाल्टेयर के सामने आया और उसे अपने चेहरे पर दबाया। धमाका। ऊर्जा गेंद वाल्टेयर के चेहरे के संपर्क में आते ही फट गई। वह टूटी हुई पतंग की तरह नीचे की ओर गिरा और जमीन पर गिर गया, जिससे माल्फासर से भी बड़ा गड्ढा बन गया। माल्फासर ने सोचा कि उसके ऊर्जा गेंद के हमले के कारण वाल्टेयर चकित हो जाएगा और उसने अपना हमला जारी रखने का फैसला किया। उसके तीखे पंजे अंधेरे ऊर्जा से चमक उठे और वह वाल्टेयर के ऊपर दिखाई दिया जो खड़े होने की कोशिश कर रहा था। वूश। माल्फासर ने अपने तीखे पंजे से वाल्टेयर के शरीर को चीरना चाहा, लेकिन उसे पता नहीं था कि वाल्टेयर को दर्द महसूस नहीं होता, इसलिए वह बिल्कुल भी चकित नहीं था। जैसे ही पंजा उस पर लगने वाला था, उसने उसे अपने हाथ से पकड़ लिया। उसकी आंखों में बैंगनी लपटें और भी तेज हो गईं और उसने माल्फासर के पंजे को मोड़ दिया और उसे भी उसके दाहिने हाथ की तरह तोड़ दिया। माल्फासर दर्द से चिल्लाया और वाल्टेयर की पकड़ से भागने की कोशिश की। काले कीचड़ वाले राक्षस ने माल्फासर की स्थिति देखी और एक और आध्यात्मिक हमला करने वाला था, तभी अचानक उसके चारों ओर का तापमान बढ़ गया। दहाड़। इससे पहले कि वह समझ पाता कि क्या हो रहा है, विशाल अग्नि में चिमेरा जिसका शरीर चमक रहा था, उसके सिर के ऊपर प्रकट हुआ। राक्षस के सिर के ऊपर आग की लपटें फूट पड़ीं। आग की लहर ने सैकड़ों किलोमीटर के इलाके को अपनी चपेट में ले लिया और कीचड़ वाला राक्षस आवाज निकालने से पहले ही दुनिया से गायब हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे वो काली यादें याद दिलाने की? वाल्टेयर दहाड़ा, क्योंकि उसके शरीर पर दरारें और भी बढ़ गईं। क्या मुझे उसकी मदद करनी चाहिए? माल्फासर की स्थिति को देखकर एक काली आकृति ने बड़बड़ाया, जो शुरू से ही युद्ध को देख रही थी, शून्य के अंदर छिपकर। वह आदमी वाकई कुछ और ही है, शून्य में छिपी काली आकृति ने कहा। इतनी पागलपन भरी हरकत करने के बाद भी वह अपनी छाया मरे हुओं को बचाए रखने में सक्षम था। मुझे लगा कि जब वह वापस आएगा तो उससे निपटना बहुत आसान होगा। काली आकृति ने माल्फासर को पकड़े हुए वाल्टेयर की ओर देखा, लेकिन अगर उसकी दूसरी छाया मरे हुए भी उसकी तरह सुरक्षित हैं, तो यह आसान नहीं होगा। काली आकृति ने अपनी एक उंगली वाल्टेयर की ओर उठाई। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इससे कुछ बदल जाएगा, काली आकृति ने कहा और वाल्टेयर की ओर ऊर्जा की एक अदृश्य किरण फेंकी। वाल्टेयर गुस्से से आग बबूला हो रहा था, क्योंकि उसे काले कीचड़ के आध्यात्मिक हमलों के बाद जो काली यादें याद आई थीं। माल्फासर ने निराशा की वैचारिक ऊर्जा का इस्तेमाल उस राक्षस को बुलाने के लिए किया। यही वजह है कि वाल्टेयर को उसके आध्यात्मिक हमलों से पीड़ित होने के बाद वे काली यादें याद आ गईं। उसके गुस्से की वजह से वाल्टेयर के आसपास का तापमान अकल्पनीय डिग्री तक बढ़ गया। जब वह नहीं कर सका वाल्टेयर की पकड़ से अपने पंजे छुड़ाते हुए, माल्फासर ने घबराहट का भाव दिखाया। उसे महसूस हो रहा था कि उसका पंजा उच्च तापमान के कारण पिघल रहा है। जब माल्फासर को लगा कि अब उसका काम तमाम हो गया है, तो उसने देखा कि उसके आसपास का तापमान गिरने लगा है और वाल्टेयर की उसके पंजों पर पकड़ ढीली पड़ गई है। किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन यही वह क्षण था जब उस अदृश्य किरण ने वाल्टेयर को मारा, जिसे उस काले व्यक्ति ने फेंका था।
जब वाल्टेयर ने अपनी पकड़ ढीली की तो माल्फासर हैरान रह गया, लेकिन उसने बिना समय गंवाए तुरंत अपना पंजा वापस खींच लिया। पंजा वापस खींचते समय उसने वाल्टेयर की ओर देखा और पाया कि वह अपने गोल चेहरे पर चकित भाव के साथ बस वहीं खड़ा था। भले ही वह वाल्टेयर की स्थिति के बारे में उलझन में था, लेकिन माल्फासर ने ऐसा अच्छा मौका नहीं गंवाया। वह उछल पड़ा और उसके दोनों पंजे जैसे पैर काली ऊर्जा से चमक उठे। अपने तीखे पंजे जैसे पैरों का इस्तेमाल करते हुए माल्फासर ने वाल्टेयर के दाहिने कंधे पर वार किया। ची! उसके पैरों से निकली तीखी आभा ने अंतरिक्ष को चीर दिया। एक के बाद एक वार वाल्टेयर के दाहिने कंधे पर हुए और उसे पूरी तरह से अलग कर दिया। वाल्टेयर का फटा हुआ हाथ जमीन पर गिर गया और काले धुएं में बदल गया। जैसे ही उसका पूरा कंधा अलग हुआ, वाल्टेयर को होश आ गया। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि माल्फासर के तीखे पंजे जैसे पैर उसके बाएं कंधे की ओर आ रहे हैं। माल्फासर के तीखे पंजे देखकर वाल्टेयर तेजी से पीछे कूदा और उसके हमले को चकमा दिया। वाल्टेयर को कोई दर्द महसूस नहीं हुआ, हालांकि उसने अपना कंधा खो दिया था, लेकिन वह अभी भी हैरान था क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी क्या हुआ है। अनास्तासिया, जो छाया क्षेत्र से लड़ाई देख रही थी, उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। जब वाल्टेयर ने पहले अपना ध्यान खो दिया था तो उसने देखा कि माल्फासर भी हैरान था, जिसका मतलब है कि वह नहीं था जिसने वाल्टेयर के साथ कुछ किया था। कोई है जो चुपके से सब कुछ देख रहा है। अनास्तासिया ने जब देखा कि अभी क्या हुआ है तो उसने बड़बड़ाया। जब वाल्टेयर सामान्य हो गया तो माल्फासर ने झुंझलाहट में अपनी जीभ चटकाए। भले ही उसने अपना दाहिना कंधा पूरी तरह से काट लिया था, फिर भी उसे हराने का भरोसा नहीं था। आखिरकार उसके दोनों हाथ बेकार हो चुके थे। मैंने नहीं सोचा था कि वह इतनी जल्दी ठीक हो जाएगा, शून्य में छिपे व्यक्ति ने आश्चर्यचकित स्वर में कहा जब उसने वाल्टेयर को इतनी जल्दी ठीक होते देखा। उसने माल्फासर की ओर देखा और उसके बदसूरत चेहरे पर ध्यान दिया। वह बता सकता था कि माल्फासर को वाल्टेयर को हराने का कोई भरोसा नहीं था। मुझे लगता है कि आपको एक नज़र डालनी चाहिए। उसने अपना सिर हिलाया और अपनी एक उंगली माल्फासर की ओर इशारा की। ये सबसे अच्छा है जो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ, छोटे कौवा। काले रंग की आकृति ने बड़बड़ाया और एक और अदृश्य ऊर्जा किरण फेंकी। मैं अब तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा, नहीं तो मैं इस ब्रह्मांड के नियमों को लागू कर सकता हूँ। ऊर्जा किरण ने माल्फासर पर प्रहार किया। जैसे ही ऊर्जा किरण ने उस पर प्रहार किया, उसकी सारी चोटें ठीक होने लगीं और उसी समय उसके चारों ओर एक लाल आभा प्रकट हुई। माल्फासर हैरान रह गया जब उसने देखा कि उसकी सारी चोटें ठीक होने लगी हैं और वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। वह महसूस कर सकता था कि उसे ठीक करने के अलावा उसके चारों ओर की लाल आभा उसकी शक्ति को भी बढ़ा रही थी। निश्चित रूप से कोई अंधेरे से सब कुछ देख रहा है। अनास्तासिया ने माल्फासर के चारों ओर लाल आभा को देखकर बड़बड़ाया। वाल्टेयर और माल्फासर भी इस बात को समझते थे, लेकिन वाल्टेयर को उस व्यक्ति की परवाह नहीं थी जो माल्फासर की मदद कर रहा था। माल्फासर की सारी चोटें ठीक होने से पहले ही वह उसके सामने आ गया और मुक्का मार दिया। उसकी मुट्ठी के चारों ओर आग जल रही थी और उसके मुक्के के पीछे की ताकत की वजह से जगह मुड़ गई थी। माल्फासर अभी भी अपनी बढ़ती ताकत के बारे में सोच रहा था, इसलिए जब वाल्टेयर उसके सामने आया तो वह समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर पाया। जब उसे लगा कि वह फिर से बुरी तरह घायल हो जाएगा तो उसने देखा कि उसके चारों ओर की लाल आभा सख्त हो गई है और एक अवरोध में बदल गई है। वाल्टेयर की मुट्ठी ने अवरोध पर प्रहार किया, लेकिन इससे उस पर बस कुछ छोटी लहरें ही बनी। माल्फासर और वाल्टेयर दोनों ये देखकर चौंक गए, लेकिन जल्द ही माल्फासर मुस्कुराया और अपने पंजों का इस्तेमाल वाल्टेयर पर वार करने के लिए किया, जो अभी भी सदमे में था। माल्फासर का पंजा आसानी से लाल अवरोध को पार कर गया और वाल्टेयर पर वार कर दिया, जिससे वह पीछे की ओर उड़ गया। इससे पहले कि वाल्टेयर उड़कर जमीन पर गिर पाता, माल्फासर ने अपने पंख फड़फड़ाए और उसके बगल में आ गया। उसका पैर काली शक्ति से चमक उठा और उसने वाल्टेयर को लात मारी, जिससे वह आसमान में ऊंची उड़ान भर गया। जैसे ही उसने वाल्टेयर को आसमान में ऊंची उड़ान भरने के लिए भेजा, कहीं से भी गहरे नारंगी रंग के दर्जनों आग के गोले प्रकट हुए और उसे ढकने वाले लाल अवरोध से टकराए। दुनिया को नष्ट करने वाले विस्फोटों ने पूरे आयाम को घेर लिया, लेकिन माल्फासर को ढकने वाला लाल अवरोध केवल थोड़ा हिला। जब माल्फासर ने यह देखा तो वह पागल कौवे की तरह हंसा और फिर से अपने पंख फड़फड़ाए। वह तुरंत वाल्टेयर के ऊपर दिखाई दिया और उसके सिर पर पैर रखकर नीचे गिरा। वाल्टेयर एक ज्वलंत उल्कापिंड में बदल गया और इस प्रक्रिया में एक विशाल गड्ढा बनाते हुए जमीन पर गिर गया। माल्फासर अपना हमला जारी रखना चाहता था और फिर से वाल्टेयर के पास दिखाई दिया। भाड़ में जाओ, लेकिन इससे पहले कि वह फिर से हमला कर पाता, वाल्टेयर के शरीर से एक काली आभा उभरी और उसे दूर धकेल दिया। जैसे ही काली आभा उभरी, आयाम में तापमान गिरना शुरू हो गया और एक आत्मा को झकझोर देने वाला वातावरण चारों ओर छा गया। वाल्टेयर की आंखों में जलती हुई बैंगनी लपटें अचानक काली हो गईं। उसके शरीर की दरारों से निकल रही गहरी नारंगी लपटें भी काली हो गईं और उसकी आभा बदलने लगी।
भले ही वाल्टेयर का पूरा शरीर आग की लपटों में घिरा हुआ था, लेकिन उसके चारों ओर की आभा हड्डियों को कंपकंपा देने वाली हो गई। अनास्तासिया जो काले महल के शीर्ष पर बैठी थी, खड़ी हो गई और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। मृत्यु की वैचारिक ऊर्जा, उसने अविश्वास से भरे स्वर में कहा। मैं तुम्हें कुछ दिलचस्प दिखाऊंगी। अचानक उसे याद आया कि वाल्टेयर ने छाया क्षेत्र छोड़ने से पहले उससे क्या कहा था और उसका मुंह फड़कने से नहीं बच सका। शून्य में छिपी हुई आकृति ने भी वाल्टेयर को अपने चेहरे पर बहुत आश्चर्य से देखा। चेहरा, ये कैसे संभव है? मैंने हजारों सालों से इस ऊर्जा को समझने की कोशिश की, लेकिन मैं इसका इस्तेमाल नहीं कर पाया। फिर यह छाया अजीब इसका इस्तेमाल कैसे कर सकता है? शून्य के अंदर की आकृति ने काली लपटों को देखकर अपने दांत पीस लिए। उसने शांत होने के लिए कुछ गहरी सांसें लीं और उसकी आंखों में हत्या का इरादा चमक उठा। भले ही यह मृत्यु की वैचारिक ऊर्जा है, लेकिन इसकी शक्ति उस कमीने की ऊर्जा की तुलना में कुछ भी नहीं है। अगर उसे लगता है कि वह इसका इस्तेमाल करके खुद को बचा सकता है, तो वह बस सपना देख रहा है। पीछे धकेले गए माल्फासर को काली लपटों को देखकर आत्मा में ठंडक महसूस हुई। आखिर इन काली लपटों में क्या गड़बड़ है? उसने सोचा। हमला जारी रखने से पहले वह ये समझना चाहता था कि काली लपटें क्या हैं। लेकिन वाल्टेयर पहले से ही गुस्से से भरा हुआ था, इसलिए वाल्टेयर को दूर धकेलने के बाद उसने एक सेकंड भी इंतजार नहीं किया। मृत्यु ज्वाला विस्फोट, गड़गड़ाहट। जैसे ही वाल्टेयर ने बात की, पूरा आयाम हिलने लगा। पूरे आयाम में कुछ जगह दरारें दिखाई दी और अगले ही पल उसके शरीर की दरारों से मौत की लपटों की सुनामी फूट पड़ी। एक सेकंड से भी कम समय में वाल्टेयर द्वारा बनाया गया पूरा आयाम मौत की लपटों में घिर गया। माल्फासर को मौत की लपटों में डूबने से पहले बस एक ठंडी सनसनी महसूस हुई। गड़गड़ाहट। मौत की लपटों की शक्ति के कारण पूरा आयाम हिल रहा था और ऐसा लग रहा था कि यह किसी भी क्षण ढह जाएगा। क्रैक क्रैक। माल्फासर को ढकने वाली लाल ढाल टूटने लगी और उसके चेहरे पर एक डरावनी झलक दिखाई दी। मौत की लपटों की शक्ति को महसूस करके ही वह बता सकता था कि वह लाल ढाल के बिना काली लपटों के सामने जीवित नहीं रह पाएगा। जब माल्फासर घबरा रहा था, तभी उसने देखा कि लाल ढाल पर दरारें अपने आप ठीक होने लगी हैं। माल्फासर ने जब ये देखा तो वह बहुत खुश हुआ और राहत की सांस ली। उसकी तरह वाल्टेयर और अनास्तासिया ने भी ढाल की पुनर्प्राप्ति क्षमता को देखा। वाल्टेयर ने जब ये देखा तो वह भौहें सिकुड़े बिना नहीं रह सका। मृत्यु की वैचारिक ऊर्जा का उपयोग करना उसके लिए आसान नहीं है, और वह इसका उपयोग केवल कुछ सेकंड के लिए ही कर सकता है। अनास्तासिया भी इस स्थिति के कारण दुखी थी। उसे यह पसंद नहीं था कि कोई ऐसा है जो अंधेरे से माल्फासर की मदद कर रहा है। क्या मुझे वाल्टेयर की मदद के लिए किसी और को भेजना चाहिए? उसने अपने चेहरे पर थोड़ी झिझक के साथ सोचा। वह झिझक रही थी क्योंकि अगर वह किसी दूसरे शैडो अनडेड को जगह भी देती, तो उसके पास खुद को मजबूत करने के लिए शैडो एनर्जी पूल का इस्तेमाल करने के लिए पर्याप्त समय नहीं होता, और खुद को मजबूत करने के लिए शैडो एनर्जी पूल का इस्तेमाल किए बिना शैडो अनडेड की ताकत निश्चित रूप से बहुत कम हो जाएगी। अरे, मुझे क्या करना चाहिए? अनास्तासिया ने निराशा में कहा जब उसने देखा कि मौत की लपटें कमजोर पड़ने लगी हैं। मुझे लगता है कि आपको एक नज़र डालनी चाहिए। जब वह चिढ़ रही थी, तो उसने अचानक सिंहासन कक्ष से कुछ ऊर्जा उतार चढ़ाव महसूस किया। जब उसने ऊर्जा उतार चढ़ाव महसूस किया तो उसकी आंखें कांप उठीं। वह तुरंत महल के ऊपर से गायब हो गई और सिंहासन कक्ष के अंदर दिखाई दी। सिंहासन कक्ष के अंदर अनास्तासिया ने देखा कि विशाल काला सिंहासन काली रोशनी से चमक रहा था और उस पर एक रून उकेरा जा रहा था। रून इवान को उसके ग्रोथ लिंक कौशल के कारण मिले रूनों में से एक जैसा लग रहा था। जब अनास्तासिया ने सिंहासन पर रून को देखा तो उसकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। विकास का रून, उसने अविश्वास से भरी आवाज में कहा। मास्टर ने विकास के रून को पूरा करने के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश की, लेकिन वह इसे कभी पूरा नहीं कर सका। फिर विकास के रून का यहाँ प्रकट होना कैसे संभव है? रून को देखने के बाद अनास्तासिया का दिमाग पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया और वह वाल्टेयर के बारे में भी भूल गई। अचानक सिंहासन से आने वाली ऊर्जा में उतार चढ़ाव तेज हो गया और विकास का रून काली रोशनी से चमक उठा। वूश! विकास के रून से एक काली ऊर्जा की किरण निकली और छाया क्षेत्र के द्वार की ओर चली गई। अनास्तासिया ऊर्जा को रोकना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, ऊर्जा पोर्टल के माध्यम से छाया क्षेत्र से निकल गई और बाहर आ गई। मैं अब इसका उपयोग नहीं कर सकता, वाल्टेयर ने चिढ़कर कहा क्योंकि उसके चारों ओर मौत की लपटें कमजोर पड़ गईं। माल्फासर वाल्टेयर पर फिर से हमला करने के लिए तैयार था, तभी उसने देखा कि मौत की लपटें गायब हो रही हैं। शून्य में छिपी आकृति भी ये देखकर ठंडी मुस्कान बिखेर रही थी। जैसे ही मौत की लपटें गायब होने वाली थीं, काली रोशनी की एक किरण वाल्टेयर द्वारा बनाए गए आयाम को चीरती हुई उस पर आ गिरी। वाल्टेयर के चेहरे पर एक रून कुछ सेकंड के लिए चमका, जिसे कोई भी नोटिस नहीं कर पाया। इससे पहले कि कोई समझ पाता कि क्या हुआ, वाल्टेयर के शरीर से निकलने वाली मौत की लपटें एक बार फिर से बढ़ गईं और उसने जो आयाम बनाया था वह तुरंत ढह गया।
हेल अंडरस्को माल्फासर उस व्यक्ति से मदद मांगना चाहता था जिसने पहले उसकी मदद की थी, लेकिन इससे पहले कि वह मदद के लिए चिल्ला पाता, उसे ढकने वाला लाल अवरोध टूट गया और वह मौत की लपटों में घिर गया। क्योंकि वाल्टेयर द्वारा बनाया गया आयाम ढह गया, इसलिए मौत की लपटें उसमें से निकलकर बाहरी दुनिया में फैल गईं। जब शक्तिशाली मौत की लपटें हजारों किलोमीटर के हरे भरे जंगल को चीरती हुई जमीन कांप उठीं, तो पेड़ राख में तब्दील हो गए। चिलचिलाती गर्मी ने पहाड़ों की राजसी चोटियों को पिघला दिया और पहाड़ हिलने लगे। छाया क्षेत्र के आसपास के हजारों किलोमीटर के क्षेत्र में रहने वाले सभी राक्षस मर गए। वह स्थान जहां माल्फासर खड़ा था, अब खाली हो चुका था। ये स्पष्ट था कि वह मौत की लपटों में गिरने के बाद जीवित नहीं रह सकता था। मौत की लपटों का विस्फोट ज्यादा देर तक नहीं चला और मात्र 3 सेकंड में वाल्टेयर के शरीर से लपटें निकलनी बंद हो गईं। लेकिन लपटें बंद होने के बाद भी किसी ने कुछ नहीं किया और बस उसी जगह पर खड़े रहे और उनके चेहरे पर स्तब्धता के भाव थे। उनके मन में बस एक ही सवाल था, आखिर हुआ क्या? वाल्टेयर की आंखों में काली लपटें फिर से बैंगनी हो गईं और उसके चारों ओर की रूह को झकझोर देने वाली आभा गायब हो गई। वह शक्ति, मास्टर, वाल्टेयर ने अपने उत्साह को नियंत्रित करने की कोशिश करते हुए बड़बड़ाया। हालांकि उसे यकीन नहीं था कि अभी क्या हुआ है। उसने अभी अभी मृत्यु की सच्ची वैचारिक ऊर्जा की शक्ति को महसूस किया है, और वह जानता था कि केवल एक ही व्यक्ति है जिसके पास मृत्यु की ऐसी शक्तिशाली वैचारिक ऊर्जा हो सकती है। ये कैसे संभव है? शून्य के भीतर की आकृति ने मृत्यु की लपटों से होने वाले विनाश के विशाल क्षेत्र को देखते हुए अविश्वास में कहा। वह अभी भी यहाँ नहीं है, फिर वह उसकी मदद कैसे कर सकता है? नहीं, उसके लिए ऐसा कुछ करना असंभव है। कुछ ऐसा होना चाहिए जो मुझे नहीं पता। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वह उसकी मृत्यु की वैचारिक ऊर्जा को इस हद तक बढ़ा सके। आकृति की आंखें ठंडी हो गईं और उसने वाल्टेयर की ओर देखा जो अभी भी उसी जगह खड़ा कुछ बुदबुदा रहा था। ये सोचकर कि कैसे उसने मृत्यु की वैचारिक ऊर्जा को समझने के लिए हर संभव कोशिश की थी लेकिन असफल रहा, उसकी आंखों में हत्या का इरादा चमक उठा। वह वाल्टेयर को नष्ट करना चाहता था लेकिन उसे पता था कि वह अभी उसका कुछ नहीं कर सकता। मैंने पहले ही 2 बार उसकी लड़ाई में हस्तक्षेप किया है। अगर मैं कुछ और करने की कोशिश करता हूं, तो बहुत अधिक संभावना है कि मैं इस ब्रह्मांड के नियमों को लागू कर दूंगा। क्रैक क्रैक, अचानक वाल्टेयर का शरीर टूटने लगा। जब वाल्टेयर ने देखा कि उसका शरीर कैसे टूट रहा है, तो वह दंग रह गया और उसके चेहरे पर गहरी उदासी छा गई। अब क्या हो रहा है? वाल्टेयर ने बड़बड़ाया, ये समझने में असमर्थ कि उसका शरीर क्यों टूट रहा है। शून्य में मौजूद आकृति ने उसकी ओर देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, क्या यह मूर्ख सोचता है कि मृत्यु की वैचारिक ऊर्जा का उपयोग करने के बाद भी वह ठीक रहेगा? मैं यहाँ इतने समय से इंतजार कर रहा था कि माल्फासर की मदद करने वाला व्यक्ति बाहर आएगा, लेकिन लगता है कि उसका आने का कोई इरादा नहीं है। वाल्टेयर ने सोचा जब कोई नहीं आया या उस पर हमला नहीं किया, जबकि वह उसी जगह पर खड़ा था और कुछ नहीं कर रहा था। क्रैक क्रैक, उसके शरीर के अंग टूटने लगे और गिरने लगे। मैं यहाँ और नहीं रह सकता, मुझे अपने शरीर को छाया ऊर्जा कुंड में भिगोने की जरूरत है। वाल्टेयर ने अपने शरीर को स्थिर करने के लिए अपनी लपटों का इस्तेमाल किया और छाया क्षेत्र के द्वार की ओर चलना शुरू कर दिया। शून्य में मौजूद आकृति ने वाल्टेयर को ठंडे अंदाज में देखा लेकिन कुछ नहीं किया। जब वाल्टेयर छाया क्षेत्र में प्रवेश करने वाला था, तो उसने महसूस किया कि कुछ शक्तिशाली आभाएं उसकी ओर आ रही हैं। जब उसने उनकी आभाएं महसूस की तो वह एक पल के लिए रुक गया, लेकिन फिर अपना सिर हिलाया। वे अभी भी यहाँ से बहुत दूर हैं, इसलिए वे नहीं हो सकते जिन्होंने माल्फासर की मदद की। वाल्टेयर ने उनका इंतजार नहीं किया और छाया क्षेत्र के अंदर चला गया। शून्य में छिपी आकृति ने भी 2 लोगों की आभा महसूस की। उसने छाया क्षेत्र के द्वार को आखिरी बार देखा और वहां से गायब भी हो गया। मुझे लगता है कि आपको एक नज़र डालनी चाहिए। 5 मिनट बाद बैफोमेट और जगन्नाथ छाया क्षेत्र के द्वार के ऊपर पहुंचे। उनके हाव भाव खराब थे और वे अपने आसपास विनाश के विशाल क्षेत्र को देख रहे थे। लगता है कि उसे मारने वाला व्यक्ति पहले ही भाग गया है, जगन्नाथ ने अपने चेहरे पर थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए कहा जब उसने द्वार के आसपास के क्षेत्र के हजारों किलोमीटर के भीतर किसी को नहीं देखा। वे बैफोमेट के साथ उसके संबंध के कारण माल्फासर की मृत्यु के बारे में पहले से ही जानते थे। बैफोमेट का दानव सम्राट कोड उसे दानव वर्चस्व नामक क्षमता प्रदान करता है। इस क्षमता का उपयोग करके वह किसी भी दानव को चिन्हित कर सकता है, और वह चिन्हित दानव उसका वफादार अनुयायी बन जाएगा जो उसे कभी धोखा नहीं देगा। माल्फासर उनके चिन्हित राक्षसों में से एक था, इसलिए जब वह मर गया तो बैफोमेट ने माल्फासर के चिन्ह से अपना संबंध खो दिया और उसे पता चल गया कि वह मर चुका है। मुझे लगता है कि माल्फासर को मारने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से आपदा वर्ग स्तर से ऊपर है। मौत की लपटों से हुए विनाश को देखने के बाद जगन्नाथ ने कहा। आखिरी क्षण में जो हुआ उसके कारण वाल्टेयर की मौत की लपटों की शक्ति आपदा वर्ग रैंक से अधिक हो गई, इसलिए जगन्नाथ सोच रहा था कि माल्फासर को मारने वाला व्यक्ति कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका रैंक आपदा वर्ग से अधिक है। बैफोमेट ने जगन्नाथ के अनुमान की पुष्टि या खंडन नहीं किया और नष्ट हुए क्षेत्र को देख रहा था।
वह क्षेत्र में एक बहुत ही अजीब और शक्तिशाली वैचारिक ऊर्जा महसूस कर सकता था, लेकिन ये पहली बार था जब उसने इस तरह की ऊर्जा महसूस की थी, इसलिए वह यह समझने में सक्षम नहीं था कि यह किस तरह की वैचारिक ऊर्जा है। एक पल के लिए नष्ट हुए क्षेत्र को देखने के बाद बैफोमेट ने छाया क्षेत्र के पोर्टल को देखा और अपनी आंखें सिकोड़ लीं। माल्फासर ने मुझे जो पहले बताया था उसके अनुसार किसी ने छाया क्षेत्र से उन पर हमला किया था। छाया क्षेत्र के अंदर केवल अनास्तासिया है, इसलिए यह उसका ही काम होगा, बैफोमेट ने सोचा, लेकिन फिर उसके चेहरे पर एक शिकन दिखाई दी। लेकिन जब वे अभी भी छाया क्षेत्र से बाहर थे तो उसके लिए उन पर हमला करना कैसे संभव है? हम जो जानते हैं उसके अनुसार वह वर्तमान में छाया क्षेत्र के मूल से जुड़ी हुई है, जिससे उसका वहां से बाहर निकलना असंभव है। मास्टर, अब हमें क्या करना चाहिए? जगन्नाथ की बात सुनकर बैफोमेट अपने विचारों से बाहर आया। क्या हमें सील तोड़ने के लिए पोर्टल पर हमला करना जारी रखना चाहिए? जगन्नाथ ने पूछा जब बैफोमेट ने उसकी ओर देखा। जगन्नाथ की बात सुनकर बैफोमेट ने एक पल सोचा और अपना सिर हिलाया। कुछ और करने से पहले मुझे विंटरक्लॉ से बात करनी होगी। ऐसा लगता है कि छाया क्षेत्र के बारे में कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते, बैफोमेट ने कहा और अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसका हाथ गहरे लाल प्रकाश से चमक उठा और आसपास की ऊर्जा उसके हाथ में समा गई। मुझे यह ऊर्जा विंटरक्लॉ को भी दिखानी है। मुझे लग रहा है कि इस वैचारिक ऊर्जा में कुछ गड़बड़ है। वैचारिक ऊर्जा के मामले में वह आदमी मुझसे ज़्यादा जानकार है, इसलिए उसे पता होना चाहिए कि यह अजीब ऊर्जा क्या है। फिर मैं छाया क्षेत्र पर नज़र रखने के लिए कुछ लोगों को तैनात करूंगा ताकि हमें पता चल जाए कि यहाँ कुछ होता है या नहीं, जगन्नाथ ने बैफोमेट की बात सुनने के बाद कहा। बैफोमेट ने अपना सिर हिलाया और छाया क्षेत्र को आखिरी बार देखने के बाद वह वहां से गायब हो गया। आपके छाया मरे हुए वाल्टेयर ने मृत्यु की वैचारिक ऊर्जा का उपयोग किया। आपकी छाया ऊर्जा मृत्यु की वैचारिक ऊर्जा के साथ प्रतिध्वनित हो रही है। क्या आप अपने छाया मरे हुए वाल्टेयर की मृत्यु ऊर्जा को बढ़ाने के लिए ग्रोथ लिंक कौशल का उपयोग करना चाहते हैं? हाँ, नहीं। नोटिफिकेशन देखकर इवान दंग रह गया और उसने तुरंत सेरा के साथ कॉल समाप्त कर दी। क्या चल रहा है? इवान ने नोटिफिकेशन देखकर हैरान स्वर में कहा, क्योंकि उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। ये वाल्टेयर कौन है? मैंने अपने छाया मरे हुए को इतना अच्छा नाम कब दिया? ये वैचारिक ऊर्जा क्या है? उसके मन में कई सवाल उठे जिससे वह भ्रमित हो गया। उसने तुरंत अपनी छाया इंद्रियों का उपयोग किया और अपने सभी 50 छाया मरे हुए लोगों की जांच की। उनमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है। इवान ने भौहें सिकोड़ी जब उसने अपनी छाया इंद्रियों से जांच करने के बाद अपने किसी भी छाया मरे हुए व्यक्ति में कुछ भी अजीब नहीं पाया। क्या आप अपने शैडो अनडेड वाल्टेयर की मृत्यु ऊर्जा को बढ़ाने के लिए ग्रोथ लिंक कौशल का उपयोग करना चाहते हैं? हाँ, नहीं। अधिसूचना उसकी आंखों के सामने चमकती रही जैसे कि वह उसे लुभा रही हो। हालांकि ऐसी कई चीज़ें थीं जो उसे समझ में नहीं आ रही थीं, लेकिन इवान की आंतरिक भावना उसे हाँ चुनने के लिए कह रही थी। ठीक है, ऐसा नहीं लगता कि मैं मर जाऊंगा या कुछ भी, तो क्यों नहीं? इवान ने बड़बड़ाया और अपनी आंतरिक भावना पर विश्वास करते हुए हाँ पर क्लिक किया। जैसे ही उसने हाँ पर क्लिक किया, उसकी छाती पर उकेरे गए रूनों में से एक चमक उठा और उसका ग्रोथ लिंक कौशल सक्रिय हो गया। जैसे ही रून चमका, इवान को एक और कनेक्शन महसूस हुआ जो उसके शैडो अनडेड के साथ साझा किए गए कनेक्शन के समान था। लेकिन इस कनेक्शन के बारे में कुछ अलग था। ये कनेक्शन उसके अन्य शैडो अनडेड के साथ उसके कनेक्शन की तुलना में बहुत कमज़ोर था और ऐसा लग रहा था कि यह किसी भी क्षण टूट जाएगा। स्विश! अचानक इवान के सम्राट कोर के अंदर छाया ऊर्जा हिलने लगी और अगले ही पल वह गायब हो गई। इवान दंग रह गया और उसका चेहरा सफ़ेद हो गया जब उसने देखा कि उसकी छाया ऊर्जा अचानक गायब हो गई। लेकिन जब उसने देखा कि उसकी छाया ऊर्जा फिर से ठीक होने लगी है, तो वह जल्द ही शांत हो गया। एक पल के लिए उसने सोचा कि उसने अपनी छाया ऊर्जा हमेशा के लिए खो दी है। मेरी छाया ऊर्जा कहाँ चली गई? इवान ने अपनी छाया ऊर्जा को अपनी सामान्य गति से ठीक होते देखने के बाद खुद से पूछा। विकास का रून अब छाया क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। जैसे ही वह सोच रहा था कि उसकी छाया ऊर्जा का क्या हुआ, उसकी आंखों के सामने एक सूचना चमक उठी। विकास का रून, इवान ने सूचना पढ़ते समय भ्रमित स्वर में कहा। अचानक उसे अपनी छाती से जलन महसूस हुई। जलन दर्दनाक नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी शर्ट उतार दी। जब उसने अपनी शर्ट उतारी तो उसने देखा कि उसकी छाती पर उकेरे गए रूनों में से एक काली रोशनी से चमक रहा था। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। क्या ये रून विकास का रून है? इवान ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा जब उसने अपनी छाती पर चमकता हुआ रून देखा। उसकी छाती पर अभी भी 2 रून थे और दूसरा अभी भी किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दिखा रहा था। इवान को यह भी नहीं पता कि उसकी छाती पर 2 रून क्यों उकेरे गए हैं। जब से उसने अपनी ग्रोथ लिंक स्किल प्राप्त की है, तब से उसकी छाती पर उकेरे गए दूसरे रून ने कभी किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। लगभग 1 मिनट के बाद विकास का रून चमकना बंद हो गया और सामान्य हो गया। उसकी ग्रोथ लिंक स्किल के कारण जो कनेक्शन खुला था वह भी बंद हो गया
और अब इवान को वह कमज़ोर कनेक्शन महसूस नहीं हो रहा था जो उसे पहले वाल्टेयर के साथ महसूस हो रहा था। विकास का रून अब छाया क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। आप छाया क्षेत्र और विकास के रून के बीच कनेक्शन के कारण आपका मन विश्वसार में विकसित हो रहा है। इवान, वह पूरी तरह से अवाक रह गया जब उसने एक और अधिसूचना देखी जिसे वह समझ नहीं पाया। उसने अपने मन की जांच की और पाया कि इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं थी। उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोचा। तो यह कोई भ्रम नहीं था, इवान ने बड़बड़ाया और अपनी आंखें खोलीं। जब उसने अपने प्राइम कोर के सी रैंक पर पहुंचने के बाद अपनी ग्रोथ लिंक स्किल प्राप्त की तो उसने हजारों कनेक्शन महसूस किए जो उसके शैडो अनडेड के साथ साझा किए गए कनेक्शन के समान थे। वे हजारों कनेक्शन कुछ ही सेकंड में गायब हो गए, इसलिए उसने सोचा कि वह उस समय भ्रम में था और उसने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। लेकिन पहले की अधिसूचना को देखने के बाद जो उसे वाल्टेयर नाम के शैडो अनडेड के बारे में बता रही थी और उसे जो कमज़ोर कनेक्शन महसूस हुआ, उसे अब यकीन है कि वह उस समय भ्रम में नहीं था। तो अगर ये सभी कनेक्शन असली हैं तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मेरे पास हजारों शैडो अनडेड हैं? इवान ने अपने चेहरे पर एक अजीब भाव के साथ कहा, क्योंकि ये सभी चीज़ें उसके लिए बहुत अजीब थीं। वह कई चीज़ों के बारे में निश्चित नहीं था और यह भी नहीं जानता था कि उसे क्या करना चाहिए। लेकिन वह एक चीज़ के बारे में निश्चित था, शैडो रियल्म। जब उसका मोनाक कोर सी रैंक पर पहुंचा और शैडो रियल्म नामक जगह से कनेक्शन बनाया तो उसे ये सभी अजीब चीज़ें महसूस होने लगीं। अगर उसे अपने सवालों के जवाब पाने हैं तो उसे शैडो रियल्म नामक इस जगह को खोजना होगा। लेकिन समस्या यह है कि मुझे नहीं पता कि शैडो रियल्म नामक ये स्थान कहाँ स्थित है। इवान ने बड़बड़ाया और टॉवर ऑफ असेंशन के बारे में सोचते हुए जोर से आह भरी। उसका अनुमान है कि अगर उसे शैडो रियल्म नामक इस स्थान को खोजना है तो उसे टॉवर ऑफ असेंशन का उपयोग करना होगा और उच्च दुनिया में जाना होगा। भले ही यह सिर्फ मेरा अनुमान है, लेकिन शैडो रियल्म के वहां स्थित होने की बहुत संभावना है, इवान ने फिर से अपनी शर्ट पहनते हुए कहा। उसने एक बार फिर अपने मन का विश्लेषण किया कि क्या इसमें कुछ अलग है, लेकिन पाया कि यह अभी भी वही है। उसने अपने मन के विकास के बारे में सोचना बंद कर दिया और खड़ा हो गया। मुझे बस थोड़ा और समय चाहिए और मैं टॉवर ऑफ असेंशन का उपयोग करने में सक्षम हो जाऊंगा, इवान ने अपने कोर की प्रगति को देखते हुए कहा। एक बार जब मैं उच्च दुनिया में पहुंच जाऊंगा तो मुझे अपने सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे।